तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के जो आपका चौथा सेट है जो 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस सेट के बारे में आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है और इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आज डिस्कस होने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रिएक्शन से भरा हुआ है ये वीडियो और छोटे छोटे बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर दिखे गया होगा। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। इस क्लास में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, पहले ही बात हो चुकी है, इसलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4th नंबर सेट है। इसके पहले हम आपको 3 सेट पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं, इसका फिजिक्स वाला सेट भी कंप्लीट करवा चुके हैं। ये चौथा सेट है और केमिस्ट्री का पार्ट करने वाले हैं। अभी लिखा है निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है। कौन सा तत्व धात्विक है ये बोला गया है। 4 ऑप्शन हैं, चारों आपको स्क्रीन पर दिख गए होंगे। क्या है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पी। अब ये पी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो लिखा है वो है He। फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन लिखा हुआ Li और जो चौथा ऑप्शन है वो लिखा है S। ठीक है, मान लीजिए आपको इनके नाम ना पता हो तो P से फास्फोरस, He से हीलियम, Li से लिथियम और S से सल्फर। इसमें जो He है मतलब जो हमारा हीलियम है वो अक्रिय गैस होती है। इसका मतलब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होती है, नहीं होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है और ये पीरियोडिक टेबल में सबसे किनारे होती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये अक्रिय गैस है। हमसे पूछा गया धात्विक। अभी देखिए फास्फोरस जो लिखा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस जो है आधातु होता है और सल्फर भी आधातु होता है। लेकिन जो आपका लिथियम है Li, ये आपके विद्युत रासायनिक जो आपकी टेबल है, मतलब आपकी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में लिथियम इस तरफ यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आपका लिथियम पाया जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो लिथियम होगा इधर आया है, इस वजह से ये क्या है, धातुएं हैं। यहाँ पर जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी क्या हैं, धातुएं ही होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन कुछ एक जानकारी और, जो आपका ये लिथियम है, ये लिथियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिथियम है ये आपकी क्षार धातुओं के अंतर्गत भी आएगी। इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में क्षार धातु कौन है, सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, लिथियम होती है, याद रखिएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अभी हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वो भी आपने स्क्रीन में देख ही लिया होगा। लिखा है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक पूछा गया है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। 4 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको। कौन कौन से ऑप्शन हैं देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन लिखा है आपका एथेन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है एथिलीन और चौथा है एथिल अल्कोहल। एथेन, मेथेन और उसके बाद तीसरा है एथिलीन और चौथा है एथिल अल्कोहल। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका एथेन। क्या लिखोगे आप? लिखोगे आप एथेन। फिर उसके बाद देखिए कैसे आपको एग्जाम में करना है। दूसरा ऑप्शन है एथेन, फिर उसके बाद मेथेन और तीसरा ऑप्शन है एथिलीन। ठीक है, देखिए ध्यान से, एथिलीन। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका एथिल और अल्कोहल। इनके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा रट ही लो और आपका काम हो जाए, समझना है आपको। देखिए एथेन के बारे में बात करें तो इसमें एन पीछे आ रहा है, एन पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी का है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या करके आप इसको C2H6 लिख सकते हैं। फिर मेथेन के बारे में बात कीजिए तो ये होता है आपका CH4 और ये जो एथिलीन है इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एथिल अल्कोहल ये होता है C2H5OH। इन सभी के जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरी डिफाइन तो मैंने नहीं किया है, लेकिन आप देख रहे हैं इनमें से एक ऐसा यौगिक है जिसमें डबल बॉन्ड आया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि असंतृप्त, देखिए ध्यान से, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच
ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एथिलीन जो है इसमें आपने देखा कि डबल बॉन्ड आ गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, जबकि ये संतृप्त है और ये भी क्या है, संतृप्त है, और ये उस श्रेणी में नहीं आएगा। एल्कोहल वगैरह नहीं होते हैं संतृप्त और असंतृप्त में। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, उसके लिए आप कितने मिनट बर्बाद करते हो जानते हैं? 7 नंबर को आप कम से कम लिखते हैं तो 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में जब आप 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं या 15 मिनट मान लीजिए, तो क्या आप सिर्फ 4 बहुविकल्पी क्वेश्चंस के लिए क्या आप 5 मिनट भी नहीं दे सकते, जिसमें से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं? 1 मिनट तो एक क्वेश्चन को दे ही सकते हैं। चारों ऑप्शंस को के बारे में जरूर सोच लीजिएगा कोई भी ऑप्शन टिक करते पहले। इसका मतलब कोई भी ऑप्शन अगर आप टिक करोगे तो पहले आपको ये सोचना है कि क्या दूसरा तो नहीं सही हो सकता है, या फिर आपने डायरेक्ट रट लिया कि हाँ विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आपको दिख गया सीधे टिक मार दिया, वो अलग की चीज़ है। रटा रटाया फंसे तो अलग बात है, वरना आपको चारों ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एक एक को एलिमिनेट करना है, मतलब एक को देखा ये हो सकता है नहीं, दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखा। ऐसे करने में अगर आप तुक्का भी मारना चाहोगे तो 2 तो एलिमिनेट कर लिए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकते, अब उन दोनों में मतलब चांसेस 50-50% का है। ऐसे करना ज़्यादा लाभदायक हो सकता है आपके लिए, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। धोने के सोडे का पहला क्या लिखा है, देखिए मैं चारों बताऊंगा। पहला लिखा है NaHCO3। ठीक है, ये धोने के सोडे का नहीं है, ये खाने के सोडे का है। अभी धोने के सोडे का देखो Na2CO3.10H2, ये जो आपको दिख रहा है ये धोने वाले सोडे का है, ऊपर वाला खाने वाले सोडे का है, जिसमें H लग जाए मतलब बाई हो गई, और खाने से बाई हो गई मतलब गठिया बाई हो गई, तो वो खाने वाला होगा। ठीक, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा क्लू मिल जाता है याद करने के लिए। ठीक है, ये आपका धोने वाला। तीसरा जो लिखा हुआ है आपको दिख गया होगा, तीसरा जो दिया हुआ है वो लिखा है CaOCl2। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? CaOCl2। ये तीसरा ऑप्शन है। ये किसका है? ये विरंजक चूर्ण का है। चौथा देखिए आप, चौथा आपको दिख रहा होगा NaOH। ये क्या है? ये जो चौथा है ये है हमारा कास्टिक सोडा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बार बार सर नीचे क्या देखते हैं, मेरे सामने अनसॉल्व रखी हुई है जिसके साथ क्वेश्चन आपको दिखते हैं। ठीक है, तो मैं तो इस पर नहीं देख सकता, बाद में एडिट करके लगाना होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ और उसके बाद आपको उसका आंसर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चौथा ऑप्शन इसका मतलब NaOH नहीं होगा। क्या होगा? CaCl2 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ये है हमारे धोने वाले सोडे का फॉर्मूला, जिसको धावन सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर जानकारी। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो, चाहे जितनी बार रिपीट हो, मैं हर बार आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। अगला देखिए, वो हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र बताइए। मतलब IUPAC नाम दे दिए हैं और हमसे संरचना सूत्र पूछा है। कितने वीडियो अच्छे अच्छे बनाए इसके लिए मैंने। आपको केवल प्लेलिस्ट में जाना है, कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर खोलना है और ऐसे क्वेश्चंस को देख लेना है, फिर सारी समस्या खत्म, बार बार देखने का झंझट खत्म, है ना। अभी समझो क्या लिखा है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। क्या लिखा है? प्रोपेनॉल 2। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन ये आपका 6 का नंबर क्वेश्चन है और 5 का खा गा हम कर चुके हैं। पहला लिखा है प्रोपेनॉल, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, बहुत आराम से बताएंगे हम आपको। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या? प्रोपेनॉल 2 लिखा है। अब ये प्रोपेनॉल 2 लिखा है, दूसरा जो है वो क्या लिखा है? दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है पेंटेनल। अब बात यह है कि किसी में नंबर लग जाता है और किसी में नंबर नहीं लगता है, ये भी आपको बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। तो अभी बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोपेनॉल, अब प्रोपेनॉल को देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन में प्रोप नाम होता है। ठीक है, अभी ये 3 हो गया। अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हर तरफ बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब बच्चों को इनमें भी कंफ्यूजन होती है, तो सुन लीजिए फिर इसी में। 1 कार्बन के 4 यार, 4 यार का मतलब
क्या हुआ कि 1 2 3 4 1 2 3 4 एक कार्बन के पास मिनिमम 4 बॉन्ड तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम मतलब होने ही चाहिए 4 बॉन्ड, नहीं है तो फिर वो सही स्ट्रक्चर नहीं है। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 सबके पास 4 4। और यहाँ लिखा है नॉल, थोड़ी सी आज तकलीफ में है। नॉल मतलब ऑल, ऑल का मतलब होता है OH, मैंने यहाँ OL लिखा है इंग्लिश वालों के लिए, ऑल पीछे देख लेंगे। तो OH समूह होता है ऑल का, इसका मतलब कहीं पर भी आपको OH जोड़ देना है। लेकिन ये नंबर क्या बताता है कि OH कहाँ पे जोड़ना है, 2 नंबर पे OH को जोड़ना है। 2 नंबर कौन सा है, 1 2, क्या यहाँ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। इधर से नंबर देखोगे 1 2, तो ये हमने क्या किया, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3 और यहाँ 2 में से एक जगह जोड़ना है, चाहे जहाँ जोड़ दो आप। तो मैंने नीचे जोड़ दिया। अब बाकी जो बॉन्ड खाली हैं उनको ना हाइड्रोजन पकड़ा दीजिए। हाइड्रोजन बस ऐसा समझ लो कि 1 रुपया वाली टॉफ़ी है, जिसको चाहो उसको बांट सकते हो आप, पर थोड़ा बहुत लगा होना चाहिए तभी बांट सकते हो, ऐसा नहीं ना। अब ये हो गया हमारा पेंटेनॉल प्रोपेनॉल 2, ठीक है। अभी देखो पेंटेनर बनाते हैं, कितने कार्बन होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। नल लिखा है, अगर कहीं पर नल का मतलब अल हो गया, क्योंकि पेंटेन प्लस अल पेंटेन नल, ऐसा होगा तो आपको CHO जोड़ना है। क्या जोड़ना है, CHO। अब ये CHO जोड़ने का भी कुछ तरीका है, ऐसे कैसे जोड़ा जाएगा, तो CHO या करके इसको आप ऐसे समझ सकते हो, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड H होना चाहिए, और जो ये बॉन्ड खाली बचता है इसमें आप H भी जोड़ सकते हो, CH3 भी जोड़ सकते हो, C2H5 भी जोड़ सकते हो। तो इसमें हम डबल बॉन्ड लगाकर O लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डिहाइड समूह का हो चुका है, ये एल्डिहाइड समूह का था पेंटेनल। अभी यहाँ लिखा 1। अभी आपको अगर ये इसमें प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है, केवल मैंने 3 या 4 वीडियो बनाई है IUPAC के, एक बार देख लीजिए, उसके बाद वहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कि मैं वहाँ गया था, मुझे अच्छा लगा था। बहुत अच्छे वीडियोस हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मेरा कोई लॉस नहीं, बस केवल आपके लिए इतना है कि इतना आपके लिए किया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि वीडियो देखते समय आप इतना ख्याल ज़रूर रखें कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल स्किप कीजिए, जाइए आप कहीं और देखिए, कोई और वीडियो देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जहाँ से आप सीख सकते हो अच्छा सीखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वीडियो आप कोई देखो या फिर किसी और का देखो, बस आप सीखें, कहीं से भी सीखें, ठीक है। अभी देखिए अगला क्या है, 6 का नंबर हो चुका है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ये पेंटेनल हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, CHO समूह भी लग गया और सबको मैंने बैलेंस भी कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगर प्रॉब्लम है इसमें, मैंने कहा अभी देखिए इसको, फिर उसके बाद कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में जाइए, आप वहाँ से IUPAC देखिए, सिर्फ 4 वीडियो और बिल्कुल IUPAC क्लियर, ठीक। अभी देखो क्या हुआ, अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण में दीजिए, मतलब संतुलित समीकरण बनाइए। और स्टेटमेंट लिखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है तो मात्र 2 नंबर का, पर बहुत सिंपल है और थोड़ा सा ट्रिकी भी, नंबर कट भी सकते हैं। क्या लिखा है, जिंक और प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिखा है देखिए ध्यान से, ये का था और ये खा नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा समझते हैं, जिंक लिखा है तो मैंने जिंक लिखा, ठीक, और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। देखिए ध्यान से, क्या लिखोगे आप, मैं लिख देता हूँ ताकि समझा सकूँ अच्छे से, इसीलिए लिखते हैं, वरना समय बच सकता है अगर ना लिखे तो। वहाँ बराबर लिखा है, आप एरो लगाइएगा, रिएक्शन में एरो लगता है। और जिंक नाइट्रेट, क्या लिखा है, जिंक नाइट्रेट, फिर आप नीचे देख ही रहे होंगे। और साथ ही साथ क्या बन जाता है, सिल्वर बन जाता है, ये सिल्वर हो गया, ठीक। सब कुछ बताएंगे इस रिएक्शन के बारे में, क्यों, कौन सी रिएक्शन है, क्यों ये हुआ, सब, ठीक है। अभी देखो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, ठीक। अब सिल्वर नाइट्रेट देखो, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला समझना, Ag+1 सिल्वर, नाइट्रेट होता है NO3 -1, +1 -1 खत्म, AgNO3 फॉर्मूला बन गया, कोई डाउट, ठीक है। क्या हुआ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। अभी देखिए, अभी हो गया, इतना समझ में आ गया इतना। अभी जिंक नाइट्रेट लिखा है, जिंक होता है Zn+2, नाइट्रेट होता है NO3 -1, ठीक। ये सब 9th में पढ़ा था आपने, और नहीं पढ़ा है इसके लिए भी वीडियो बना चुके हैं। Zn, ये 1 आया यहाँ और 2 गया उधर, तो जैसे 2 उधर जाएगा
तुरंत ब्रैकेट लग जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया जिंक नाइट्रेट का। ठीक, ऐसे ही करना है, ये याद होना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला बन गया ZnNO3 का होल ट्वाइस। और सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर का मतलब Ag ही होता है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है इतनी बात? अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए Zn इधर कितना है, एक, उधर भी कितना है, एक, Ag इधर एक, Ag उधर एक। लेकिन सारा खेल बिगाड़ दिया किसने? सारा खेल बिगाड़ दिया बच्चों। किसने बच्चों बिगाड़ दिया सारा खेल? वो खेल बिगाड़ दिया NO3 ने। अब इसको क्या करें, इसको क्या करें, यहाँ 2 है तो यहाँ फिर 2 लगा दीजिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो Ag भी कितनी हो गई, 2 हो गई ना। अगर Ag को 2 हो गई तो 2 Ag हो गया, 2 NO3 हो गया, पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। समझ गए? इस रिएक्शन का नाम क्या होगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे गुलाबियों? इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? जिंक देखो जरा, और ये Ag देखो यहाँ पर, जिंक AgNO3 से Ag को अलग कर देता है। ये रिएक्शन हो गई विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई डाउट? नो डाउट, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखा है? मैग्नीशियम। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? मैग्नीशियम। ठीक, तो ये लिखा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक बात बता दें, अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली, वापस आओगे एग्जाम देकर जब, तो आप अपना धन्यवाद भी कर लेना और कहीं ना कहीं मेरा भी कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको शायद ही कहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड ये लिखा है, और प्लस क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। आज मैं आपको अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे इसकी पूरी PDF दे दूंगा 2020 के सारे सेटों की, लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg। क्या फॉर्मूला होता है मेरे लाल? Mg। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? मैग्नीशियम फिर हाइड्रोजन क्लोराइड मिला लो एक बार, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, वरना एक बार वीडियो बन जाता है फिर उसके बाद पोस्ट फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। अभी क्लियर? अभी देखो एरो, अभी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम होता है मेरे लाल Mg+2, क्लोराइड होता है -1, और ये हो गए Mg+2 Cl-1, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? 1 आया इधर, 2 आया इधर, और यह बन गया MgCl2। कोई डाउट? नो डाउट, है ना, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से यह हो गया हमारा MgCl2। यानी कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं प्रॉब्लम ना। अभी देखो Mg+2 Cl-1 बन गया MgCl2। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्या लिखा है? उधर लिखा है हाइड्रोजन। कभी भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन कभी भी अकेला होगा ना तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होगा, मतलब H2 होगा। क्लियर है? अभी देखो आगे इसको करते हैं बैलेंस। अभी Mg अकेला इधर है और Mg अकेला इधर है। ठीक है, Cl अकेला इधर है और उधर Cl2 है। सारा खेल किसने बिगाड़ दिया? Cl ने। अभी इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, अभी देखो इसको बैलेंस करते हैं। अभी Cl कितना है? इधर 2, इधर कितना है? 1, 2 लगा दो, सारा खेल ओके। 2 हाइड्रोजन 2 Cl बन गया, इसका नाम मैग्नीशियम। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यह है मैग्नीशियम क्लोराइड और यह है आपकी हाइड्रोजन गैस, बन गई और बन के ऊपर उड़ गई। ओके फाइन। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम है लाल? आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। ठीक, और जो ये कॉमेडी आप देख रहे थे अभी, ये कॉमेडी केवल आपको हंसाने के लिए होती है, बस केवल आपको हंसाने के लिए, बोर ना हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, प्रत्येक यौगिक के 2-2 उपयोग बताओ। देखो ऐसे उपयोग जो जिंदगी भर याद रहेंगे आज के बताने के बाद। 2-2 उपयोग बताओ। और पहला है आपका कास्टिक सोडा। ठीक, क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, रटना नहीं है, समझना है। और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये लिखा हुआ है। ठीक, इन दोनों के 2-2 उपयोग बताने हैं, समझते हैं। देखिए ध्यान से, पहला दूसरा देखिए ध्यान से। कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaOH।
नाम से ही आप समझ गए होंगे कि सोडियम आया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक प्रकार का क्षार है, और जितने भी क्षार हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग है कि वो बहुत चिकने होते हैं, और चिकने उन चीज़ों का उपयोग कागज़ उद्योग में होता है। कहाँ होता है? कागज़ उद्योग में, क्योंकि कागज़ ना बहुत चिकना होता है। कागज़ उद्योग में, ये कागज़ उद्योग में लुगदी बनाने के काम आता है। कागज़ की लुगदी जो कि बहुत चिकनी होती है, ठीक है। इस तरीके से ये कागज़ में काम आएगा। और NaOH के और बहुत सारे उपयोग हैं। कागज़ की लुगदी आप बना सकते हो, ठीक है। कास्टिक सोडा है, इसको अगर हम लोग देखें तो पेय पदार्थ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो सोडा वाटर बना सोडा पीते हो, है ना, तो हम लिख सकते हैं सोडा ड्रिंक बनाने में किस में यूज़ होता है? सोडा ड्रिंक में, ठीक, लिख सकते हो, ठीक। अभी देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान से समझना। और जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करे तो खाली छोड़ के नहीं आना है, एक ऐसा याद कर लो जो सब में आएगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जब कुछ छू ना आए तो वो वाला लिख के आना, ठीक, खाली ना छोड़ना। अभी देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर नाम से पता चला प्लास्टर में, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अस्पताल में, है ना, अस्पताल में क्या, हड्डी को जोड़ने में, अस्पताल में हड्डियों को जोड़ने में या प्लास्टर चढ़ाने में, ठीक, ये हो गया। दूसरा चीज़ दांतों के प्लास्टर बनाने में, ऊपर क्या है, इसके कोटिंग होती है दांतों में। साथ ही साथ दीवारों की मरम्मत करने में, क्या है, दीवारों की मरम्मत करने में, ठीक, मरम्मत, ठीक, क्लियर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, इन सब में इसका काम होता है, ठीक। चलो अभी हम ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चे ने कल मेरे को कमेंट की थी, सर जी आप कॉमेडी करते हो ना तो आपको सूट नहीं करता। मन तो कर रहा था कि उसको मैं बता दूं कि भाई साहब कॉमेडी और केवल कॉमेडी इसलिए होती है कि आपको बस केवल अच्छे से समझ में आए, ठीक, बाकी कोई कॉमेडी का कोई मतलब नहीं। आई एम अ सीरियस पर्सन, ओके। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अभी लिखा है तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? खोपड़ी सनक गई, कैसे क्या होगा? देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है क्वेश्चन ख नंबर, ठीक, कौन से 7 का, वो का था, ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बताएंगे अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे कहाँ पर? अपने 11th क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का दिया है 2,8,7, ठीक। ये पहले सेल है या दूसरी है या तीसरी है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ऐसे कोष पढ़े होंगे। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 हैं, फिर 7 हैं, सबको जोड़ लो, टोटल जो नंबर मिलेगा वो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है तत्व का परमाणु क्रमांक बताओ। क्या पूछा है? तत्व का परमाणु क्रमांक। देखिए ध्यान से, तो हम लिखेंगे तत्व का परमाणु क्रमांक, ठीक। और देखिए कभी कभी बुक में आंसर गलत भी लिखा होता है 287, किसी अनसॉल्व में इसका आंसर गलत लिखा है, तो ये होगा 17। तो ये 17 हो गया। ये 17 होता किसका है? ये 17 क्लोरीन का भी होता है। क्या होता है? क्लोरीन का होता है, ठीक। होता भी नहीं होता है, होता ही है, ठीक है। अभी देखो अगला क्या पूछा है, और अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कहा है कि इसका आवर्त सारणी में वर्ग बताइए, ठीक। क्या पूछा है? आवर्त सारणी में वर्ग, ठीक। ये कौन से वर्ग में आता है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, पीछे कितना नंबर आया था? 7। तो इसका जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7, ठीक। कौन सा हो जाएगा? 7। कभी कभी इसको जो मेंडलीफ और मोजले 2 लोग थे तो उन्होंने कहा है कि ये वर्ग थे 18 और उपवर्ग थे, क्या थे उपवर्ग? वो हमारे 8 उपवर्ग थे ना, 1 2 3 4 ऐसे रोमन में होता है। तो आपसे अगर वर्ग पूछा जाता है तो आप यहाँ पर क्या लिख के आओगे? ध्यान से सुनना, अगर आप वर्ग पूछा जाता है आपसे तो आप लिख कर आओगे, ध्यान से सुनना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग है। वर्ग वही हो जाएगा जो 17 नंबर उसका वर्ग हो जाएगा, 17 में ही उधर लास्ट में आएगा किनारे, ठीक है, सेकंड लास्ट होता है। और उपवर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो आप 7 नंबर पर करके आओगे, जितना लास्ट में नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सबके लिए लागू नहीं है, सिर्फ क्लोरीन के लिए, और यही आता है, ठीक है। क्लोरीन ही पढ़ लो आप, और सोडियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन में क्या हो गया,
समाप्त हो गया। ABC भी लिखा जाता है। अगर आपको क्लियर जानकारी हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ABC लिखना। समझ रहे होंगे ABC क्या है, तो इसमें आप 7A लिख सकते थे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने जो दिया है उसे हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। अभी देखो वर्ग संख्या मैंने कितनी बताई, 7, और रोमन में आपको लिखना है। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आज ही एक बच्चे ने मुझको भेजे हैं, कोई बात नहीं बताते हैं। देखिए क्या होता है जब, तो क्या पूछा है, क्या होता है जब। पहला क्वेश्चन है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। किसको, जिप्सम को। क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को गर्म किया जाता है तो आपको लिखना क्या है, CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम हो गया। इसको गर्म किया जाता है 373 केल्विन, और इसको अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 100 डिग्री होगा। 273 घटा दीजिए, ठीक है, लिखा नहीं है पर मैंने बता दिया, ठीक। अभी देखो आगे क्या करें, इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, इसको गर्म करने पर बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। अभी देखो क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O और साथ ही साथ 3/2H2O। कुछ नहीं हुआ इसमें, ये जो तुम्हारा था जिप्सम, इस जिप्सम में कितने वाटर थे, तुम्हारे 2 अणु थे पानी के, ठीक है, मॉलिक्यूल कह दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये कितने थे, 2। अभी देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 बाल्टी पानी हो गया, ये 1 H2O हो गया और ये 1 H2O हो गया पूरा ना। अभी इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ये आधा उधर ऊपर और आधा नीचे, ठीक। उसके बाद अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये ब्लैक वाला कुछ अच्छे से बता रहे हैं, 1/2H2O होगा कि नहीं, ये भी 1/2H2O होगा कि नहीं, ये भी 1/2H2O होगा या नहीं होगा, ये भी 1/2H2O होगा कि नहीं, मतलब आधा आधा हो गया। अब अगर ये आधा आधा हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा होता है, तो इस आधे को हटा दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ चला गया। कितना बचा, आधा आधा आधा, कितना बन गया, 1.5, और 1.5 को कहते हैं 3/2। इस तरीके से वो 3/2 अलग चला गया। ये जो बना है, ये बना है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन्होंने पूछा था क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, तो उसका आंसर आप क्या लिख के आओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, बस हो गया। और इसके बाद रिएक्शन दे दो, ठीक है। तो पूछा भी नहीं था कि जो है इन्होंने कि रिएक्शन का बोला क्या है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, बस। फिर आगे देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। अब बुझे हुए चूने का फॉर्मूला देखो, बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है। इसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दो, ठीक। अब इसमें जैसे ही क्लोरीन गैस जाएगी, और ये क्या है, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि है, ठीक। जैसे ही इसमें जाएगी ये CaO और Cl2 बन जाएगा, और साथ ही साथ वाटर भी निकल जाएगा, ये हो गया H2O। क्या हुआ, ये बन गया आपका विरंजक चूर्ण। समझ गए बात को। इस तरीके से अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसे समझिए, ये CaOH इसमें कितने हैं, OH इसमें 2 हैं, तो OH फिर OH, ठीक, और उसके बाद Cl2। अब CaCl2 बन रहा था, लेकिन H2O ये निकल गया, H2O ये ख़त्म हो गया, ठीक। और ये जो बच गया यही क्या बन गया, विरंजक चूर्ण बन गया। आई बात समझ में, ऐसे समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। क्लियर है इतनी बात। अभी आगे बढ़े, आगे देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये ठंडियों में ना बिल्कुल एकदम टाइट हो जाता है ये, ठीक। चलो देखो आगे क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं कि क्या होता है जब, फिर से क्या होता है जब, और 7 नंबर में होता है क्या होता है जब, ठीक है। तो इसके लिए क्या सेपरेट वीडियो चाहिए आपको, हाँ, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो अलग से बना देते हैं, जो कि आज ही हम अपने इस चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो ठीक है, अभी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। क्या होता है जब अगले क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए इस क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास जो इसके बाद वाला होगा, इसमें आपको थंबनेल में ऊपर नंबर दिख जाएगा, इसके जस्ट बाद एक दूसरी क्लास पोस्ट करते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं क्या होता है जब। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में इस क्या होता है जब के क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन के साथ।
धन्यवाद।